प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे बहुराष्ट्रीय निगमों के गुण और दोषों की। जैसा कि पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि बहुराष्ट्रीय निगम क्या हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उनका क्या महत्व है, अर्थात उनका देश के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस संदर्भ में हमने ये भी देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय निगमों के क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पर आगे बात करते हुए हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि बहुराष्ट्रीय निगम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होते हैं, किन गुण और दोषों के आधार पर हम उन्हें उपयोगी ठहरा सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से ऐसी खामियां होती हैं, कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं, कौन सी ऐसे इसमें विशेष बात होती है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के सपोर्ट के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुणों का सवाल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा विकासशील देशों के औद्योगिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती रही है। जहां विकासशील देश पूंजी व तकनीकी देने में असमर्थ होते हैं, वहां इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारी मात्रा में पूंजी ही नहीं लगाई बल्कि तकनीकी सेवाएं भी प्रदान की हैं, तकनीकी विकास भी किया है। और उसी का परिणाम है कि ये विकासशील राष्ट्र दुनिया के औद्योगिक नक्शे पर अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाने में सफल रहे हैं। उनके विकास में इन कंपनियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ऐसे उद्योगों की स्थापना की है जिससे इन देशों में भारी मात्रा में पूंजी का आगमन हुआ है, भारी मात्रा में और अत्याधुनिक तकनीकी का आगमन हुआ है, और साथ ही प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण गुण भी स्थानीय श्रम ने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त किए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने साधनों के बारे में पता लगाकर उनका विदोहन करने के लिए नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। चाहे भारत हो, भारत के अलावा दूसरे अन्य विकासशील राष्ट्र हों, जब जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यह पाया है कि भारत में श्रम सस्ता है तो उन्होंने भारत की तरफ रुख किया है, तकनीकी लेके आए हैं, पूंजी लेके आए हैं, और उस तकनीकी ज्ञान और पूंजी के आधार पर अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर अपने उद्यम स्थापित किए, यहाँ पर अपने शाखाएं स्थापित की, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रतियोगी राष्ट्र के रूप में भी उभर कर के सामने आ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विपणन कार्य में भी बहुत कुशलता हासिल करी है, और उसी का परिणाम है कि इनका देश के निर्यात में विशेष योगदान रहता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चाहे बाजार में शोध की बात हो, चाहे विज्ञापन की बात हो, चाहे विपणन सुविधाओं के प्रसार की बात हो, या भंडारण प्रबंधन की बात हो, पैकेजिंग का इशू हो, सभी मामलों में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है, और जिससे न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि देश में रोजगार की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इस तरह से विकसित राष्ट्रों में जन्मी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यक्षेत्र में कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। इनके क्रियाकलापों में वो सभी सेवाएं सम्मिलित हैं जिनका संबंध पूंजीगत तकनीकी अंतरण, उत्पादन के वितरण आदि की जानकारी के लिए शोध एवं उनके विकास से है। यानी यूँ कहें कि दूसरे स्तर पर वस्तु और सेवाएं आते हैं जिनसे किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ ये बताना उचित होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें चाहे पेट्रोलियम का क्षेत्र हो, चाहे वो औषधि का क्षेत्र हो, चाहे केमिकल्स यानी रसायनों का क्षेत्र हो, या विद्युत मशीनरी का क्षेत्र हो, या एल्यूमिनियम धातु और भारी इंजीनियरिंग सामान आदि का क्षेत्र हो, इनमें बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश विकासशील राष्ट्रों को प्राप्त होता रहा है। भारत के संदर्भ में भी कुछ इसी तरह का है, और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने
इन क्षेत्रों में अपना निवेश किया है, अपनी तकनीकी लगाई है, अपना प्रबंधन लगाया है, और उसी का परिणाम है कि अब हमारा निर्यातों के क्षेत्र में भी 1991 के मुकाबले तेज़ी से योगदान बढ़ा है। जहाँ तक गुणों की बात है तो उन गुणों में पहला है शोध एवं विकास। जैसा कि कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना जो पैसा है, अपनी पूंजी है, वो शोध यानी अनुसंधान कार्यों और विकास में अधिक लगाया है। R&D जिसको बोलते हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए, किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पूंजी की कमी नहीं होती है, और वो किसी भी देश में जब प्रवेश करते हैं, किसी भी देश के मार्केट में प्रवेश करते हैं, तो वे अनुसंधान करती हैं, उस देश के बाज़ार का अनुसंधान करती हैं, उस देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुसंधान करती हैं, और उस पर बड़ी मात्रा में खर्च करके और विकास कार्यों को ये आगे बढ़ाती हैं। यद्यपि विकासशील राष्ट्रों के मामले में कई बार ये देखा जाता है कि विकसित राष्ट्रों की ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक शोध और विकास पर खर्च नहीं करती हैं, लेकिन चूँकि भारत जैसे देश के संदर्भ में जहाँ बड़े पैमाने पर मार्केट की उपलब्धता है, उस उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ये बड़े पैमाने पर शोध और विकास कार्यों पर बड़ी राशि खर्च कर रही हैं। सामान्यतः इस राशि में ये वृद्धि भी करती हैं, और क्योंकि अल्पविकसित देशों में लोगों का जीवन स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत निम्न होता है। भारत के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ बड़ी संख्या में जनसंख्या है, और ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत लोगों का जीवन स्तर है वो निम्न है, तो उसको ऊपर उठाने में शोध एवं विकास के मार्फत ये कंपनियां महत्वपूर्ण रोल अदा करती रही हैं। दूसरा है विदेशी पूंजी और तकनीकी की आपूर्ति। जैसा कि पहले कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास में भारी मात्रा में पूंजी होती है, और उनके साथ साथ उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होती है, और किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तकनीकी की आवश्यकता होती है। चूँकि औद्योगिकरण को जन्म देने के लिए भारत जैसे कम पूंजी वाले देश को इन मल्टीनेशनल्स का बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। इसलिए विदेशी सहयोग के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त करके हम अपने उद्योगों का विकास कर पाए हैं और आगे भी करते रहेंगे। विश्व के पिछड़े और विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक विषमता को दूर करने में विदेशी पूंजी की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस विदेशी पूंजी में पूंजी निम्न रूपों में प्राप्त होती है। कैसे? जैसे पहले प्रत्यक्ष निवेश के रूप में, जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, यानी विदेशियों द्वारा भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी डाल करके और डिबेंचर्स के माध्यम से हिस्सेदारी बढ़ाती हैं, इस रूप में भी निवेश प्राप्त होता है। और तीसरा विदेशी सहायता, जिससे विदेशी पूंजी भारत को प्राप्त होती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं विदेशी पूंजी को प्राप्त करने के। यह पूंजी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों और ऋणों के रूप में भी होती है। अर्थव्यवस्था में खुलापन आने के फलस्वरूप विदेशी निवेश अब 250 से 400 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष के लगभग अब आने लगा है। हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो ये राशि इससे कहीं अधिक आ रही है। 91 के दशक में या 90 के दशक में जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था, उस वक्त की बात करें तो 1994 के दौरान मात्र 95 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ था, जबकि ये बाद में धीरे धीरे बढ़ता और 2015 के आसपास कई हज़ार करोड़ रुपए तक हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विदेशी पूंजी के निवेश की भारत में तेज़ी से आवक बढ़ी है, और उसके साथ साथ समस्याएं भी कई आई हैं। जैसे विदेशी निवेशक उन्हीं क्षेत्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देते हैं या पूंजी निवेश करते हैं जिनमें उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है, और अधिक लाभ अधिकांश उपभोक्ता क्षेत्र में ही, यानी
कंज्यूमिंग जो आइटम्स हैं, कंज्यूमर्स के लिए जो आइटम्स बनाते हैं, उन्हीं में ही वो अधिक अपना निवेश करते हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए भी समय समय पर गाइडलाइंस जारी करी हैं कि दूसरे क्षेत्रों में भी, ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। और भारत सरकार ने इस बारे में कुछ सुधार भी किए हैं, जैसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा को 40 से बढ़ाकर 51% कर दिया गया, ताकि विदेशी निवेशक अधिक आकर्षित हों, उनको लगे कि उनकी हिस्सेदारी कंपनियों में स्थानीय नीति के कारण बढ़ रहा है, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। दूसरा, गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी निवेश संबंधी नीति को भी उदार बनाया गया, और इसमें भी ये कहा गया कि विदेशी पूंजी को संवर्धन के लिए उन सभी बाधाओं को दूर किया जाए जो निवेश के रास्ते में आती हैं। तीसरा, उच्च प्रौद्योगिकी और भारी निवेश प्राथमिकता वाले उद्योगों को विनिर्दिष्ट सूची के अनुसार कुछ करार किए गए। उसमें भी ये कहा गया कि रॉयल्टी की घरेलू बिक्री का 5% तथा निर्यात बिक्री का 8% तक रखा जाए, ताकि विदेशी निवेशकों को भारत में आकर्षित करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों से पेंशन फंड्स, निवेश मैनेजमेंट कंपनियां और दूसरी पोर्टफोलियो प्रबंधकों से संबंधित कंपनियों को भारत में निवेश की छूट देकर के उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। इस तरह से ये कहा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से तकनीकी का हस्तांतरण भी भारत सहित विकासशील राष्ट्रों में होता रहा है। इससे न केवल स्थानीय श्रम और अधिक कुशल होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी एक प्रतियोगिता का माहौल बनता है, प्रतियोगात्मक अप्रोच बनती है, और उससे बड़ी मात्रा में कौशल और संसाधनों को मोबिलाइज करने में आसानी रहती है। इस तरह से सरकार ने इस तरह के अनेक प्रयास किए हैं। उसके बाद जो चौथा एक महत्वपूर्ण जो गुण है, औद्योगिक उत्पादन का व्यापक आधार, यानी भारत जैसे देश के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक व्यापार आधार निर्मित करने के लिए सरकार ने न केवल तकनीकी और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए, बल्कि ये भी प्रयास किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो व्यापार में, जो निवेश में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को भी यथासंभव दूर किया जाए। और इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से उत्पादन को बड़े पैमाने पर करने के लिए सरकार ने उनको साधनों की उपलब्धता की दृष्टि से भी प्राथमिकता दी, और इस तरह से तैयार माल की खपत के लिए उन्हें बाज़ार मुहैया करवाया, उन्हें विपणन फैसिलिटीज़ भी मुहैया करवाई, और उन विपणन फैसिलिटीज़ से ये जो उत्पादक हैं इनको कहीं अधिक प्रोत्साहन मिला। चूँकि भारत एक श्रम प्रधान संसाधनों वाला देश है, इसलिए हमारे यहाँ पूंजी प्रधान तकनीकी के बजाय श्रम प्रधान तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए गए। अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, चाहे रसायन या उर्वरक का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में तकनीकी का अंतरण लाभप्रद हो सकता है। ऐसे तकनीकी का उत्पादन चाहे स्थानीय हो या आयात पर निर्भर हो, इसके लिए बहुत अधिक साधन और समय की भी आवश्यकता होती है, और सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूंजी प्रधान तकनीकी के साथ साथ सस्ती दर पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करने का भी फैसला किया जिनमें पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है और श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। अगला जो क्षेत्र है जिसमें इन कंपनियों ने कंपनियों की जो 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 एक गुण है, अगला पांचवा गुण है विपणन संबंधी सुविधा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश में, विशेषकर ये एक देश से दूसरे देश, चाहे वो
अल्प विकसित राष्ट्र हों या विकासशील राष्ट्र हों, वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। विशेष रूप से विकसित राष्ट्रों से अल्प विकसित राष्ट्रों को साधनों का अंतरण होता है, वस्तुओं का अंतरण होता है और सेवाओं का भी अंतरण होता है। इस तरह से विपणन पर फोकस करते हुए सरकार प्रयास करती है कि इनको स्थानीय उत्पादों के साथ साथ निर्यात संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, विपणन सहायता दी जाए, विपणन के लिए इनको विज्ञापन की सुविधा दी जाए या विज्ञापन के मार्फत इनके विपणन को बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियां अनुकूल बनाई जाएं। और इस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अल्प विकसित देशों में अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से कार्य करती हैं, क्योंकि इनके पास पूंजी और तकनीकी का एक बहुत बड़ा सहारा होता है और उस सहारे के बदौलत ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बनाने में सक्षम होती हैं। अगली जो अच्छा गुण है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, वो है सेवा क्षेत्र में उपलब्धियां। सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज कहा जाता है, गेट्स के नाम से जिसे जाना जाता है, ये WTO का के तहत एक समझौता है। WTO समझौते के तहत एक नियम बनाया हुआ है कि ट्रेड इन सर्विसेज यानी व्यापार सेवाओं का विस्तार में, व्यापार सेवाओं को बढ़ावा देने में सभी देशों के बीच किस तरह से एक आपसी सहमति हो। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस नियम के तहत सदस्य राष्ट्रों के बीच सेवाओं के व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए इस तरह का एक अभियान चलाती हैं कि विकासशील राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों को और विकसित राष्ट्रों से विकासशील राष्ट्रों को सेवाओं का अंतरण आसानी से हो सके। उसमें चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे बीमा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा या पर्यटन का क्षेत्र हो, संचार का हो, स्वास्थ्य का हो या मीडिया से संबंधित हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं मुहैया करवाने के लिए नीतियों का निर्माण सरकारों द्वारा किया जाता रहा है। इन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़े, इसका फ़ायदा आम उपभोक्ताओं को मिले और सेवा क्षेत्र संबंधी जो गेट समझौता है, इस समझौते को व्यापक स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लागू किया जाए, अनेक राष्ट्रों के बीच लागू किया जाए, ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और उस बेहतर इस्तेमाल से लोगों की आय बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़े और इस तरह से विकास कार्यों को बढ़ाने में मदद मिले। तो ये एक जो सेवा क्षेत्र संबंधी जो उपबंध है WTO के तहत, उसके आधार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका फ़ायदा विकासशील राष्ट्रों तक पहुंचाती हैं। इसके बाद जो अगला एक जो महत्वपूर्ण गुण होता है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, वो है भारतीय उद्योगों के प्रतियोगी बनने की भावना। यानी जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित राष्ट्रों से बड़ी मात्रा में पूंजी और तकनीकी लेकर के आती हैं, तो उसका फ़ायदा स्थानीय स्तर पर विकासशील राष्ट्रों को मिलता है। हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत के उद्योगों को उनका फ़ायदा न केवल प्रत्यक्ष तौर पर मिलता है बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर भी मिलता है, और इससे न केवल व्यापार को व्यापक करने में मदद मिलती है बल्कि जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, उन संरक्षणवादी नीतियों को भी को दायरे को कम करके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में विकासशील राष्ट्रों से अनुरोध किया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, और इस तरह से ये स्थानीय साधनों को प्रतियोगी बनाने में बड़ी मदद करती हैं। ये इनका एक बहुत ही सकारात्मक एक पक्ष है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने से न केवल घरेलू कंपनियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ती है बल्कि उच्च गुणवत्ता भी प्राप्त होती है। जो उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनकी उच्च गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि ये स्थानीय इकाइयों के लिए एक तरह से वरदान साबित होती है कई मायनों में। यद्यपि ये हमेशा वरदान साबित हो ये आवश्यक नहीं है।
इसके बाद आता है मैत्रीपूर्ण संबंध और रोजगार परक। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग और सद्भाव स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ पूंजी की बड़ी मात्रा साथ में लेके आती हैं, जिससे न केवल विकसित राष्ट्रों से बल्कि विकासशील राष्ट्रों की तरफ उन साधनों का अंतरण होता है और उससे दुनिया के तमाम राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक एक एक माहौल बनता है और उस माहौल का फ़ायदा न केवल व्यापार को मिलता है बल्कि लोगों के बीच मिलता है, रोज़गार के रूप में मिलता है। और इस तरह से जहाँ इस तरह का सहयोगात्मक रवैया होगा वहाँ निश्चित रूप से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। उससे न केवल राष्ट्रों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ता है बल्कि उनके बीच विकास के भी तमाम अवसर खुलते हैं और विकास के आधार पर विश्व शांति की तरफ हम अग्रसर होते हैं। जहाँ तक रोजगार परक गुण की बात है, ये सच है कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से यहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, ये एक बहुत हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और हमारे यहाँ सरकार ने तमाम वो प्रयास किए हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ आमंत्रित किया जाए, उनको अनुमति दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि न केवल वो तकनीकी उच्च तकनीकी लेके आती हैं बल्कि वो हमारे यहाँ के लोगों को वो तकनीकी सहयोग भी देती हैं और उससे रोज़गार के नए नए अवसर खुलते हैं और उससे न केवल लोगों के जीवन में खुशहाली आती है बल्कि देश का आर्थिक विकास होता है, देश में समृद्धि आती है, लोगों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इस दृष्टि से देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी होता है। बहुत से और भी चीज़ें हैं जिनको यहाँ लिस्टिंग किया जा सकता है, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अनुभव भी होता है, वो जोखिम भी लेके आती हैं, उनके पास में नए नए संस्थान स्थापित करने की एक क्षमता होती है, साथ ही प्रौद्योगिकी और पूंजी से संबंधित अनेक तरह के सहयोग संबंधी प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जिससे न केवल देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है बल्कि स्थानीय इकाइयों को भी उसको फ़ायदा मिलता है। जहाँ तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोषों की बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोष भी हैं, ये चूँकि गुण हैं तो वहाँ दोष भी पाया जाना लाजमी है। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो आकार में बहुत बड़ी होते हुए छोटे छोटे जो विकासशील राष्ट्र हैं उनका एक तरह से वो अधिग्रहण सा कर लेती हैं, उन पर आधिपत्य स्थापित कर लेती हैं, जिससे न केवल उन देशों के बीच के सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक उनके पर अतिक्रमण होते हैं, उन पर एक तरह से आधिपत्य होने से उनकी संस्कृति और इतिहास को खतरा होता है और कई बार उनकी संप्रभुता भी खतरे में पड़ जाती है। साथ ही इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। पिछले वर्षों की बात की जाए तो भारत में जैसे 60 के दशक में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने 25 से 40% तक भागीदार थी और उनको उन कंपनियों की स्थापना से विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने भारत में अपनी तकनीकी और पूंजी का हस्तांतरण नहीं किया और जिसका फ़ायदा नहीं मिला भारत के लोगों को। तो ये भी कई बार इस तरह का होता है कि ये सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से आती हैं, इनका उद्देश्य किसी दूसरे राष्ट्र का विकास करना कई बार नहीं होता है, तो ये एक उनमें एक कमी देखी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अच्छी राशि प्रदान करती हैं, जिससे स्थानीय रोजगार प्राप्त लोगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले लोगों के बीच आय की असमानता पनपती है और उससे असंतोष भी आता है। ये एक कमी भी है लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, तो इसको यहाँ कमी के रूप में अधिक दर्शाया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकांश जो अपने ऑफिस स्थापित करती हैं, ब्रांचेज लगाती हैं, वो केवल और केवल बड़े शहरों तक सीमित रखती हैं, जिससे न केवल क्षेत्रीय असंतुलन पनपता है
बल्कि स्थानीय स्तर पर छोटे और ठेठ गांव के लोगों को उसका फ़ायदा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं मिल पाता है। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना राजनीतिक मतलब साधने के लिए उस देश की राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती हैं। कई बार घूसखोरी तक की बातें भी आती हैं, जिससे न केवल उस देश के राजनीतिक बल्कि आर्थिक स्थायित्व को भी नुकसान पहुंचता है और वहां पर लोगों को बीच में एक तरह से अनैतिकता को बढ़ावा देने की बढ़ावा मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ दोष भी हैं, लेकिन हम उन दोषों की आड़ में लाभों से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों के लाभ कहीं अधिक हैं। और अब चूँकि वैश्विक व्यापार का ज़माना है, तो ऐसी स्थिति में इन कंपनियों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल चुकी है और इनको वैश्विक स्तर पर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हम कोशिश करें कि इनका स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, यानी विकासशील राष्ट्रों के लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को इसका फ़ायदा मिले, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।